हेलो एवरीवन, आई एम सौरभ सर। बच्चों डिस्कशन किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का, जो कि बोर्ड पर्पज से बच्चों आपका 7 प्रॉपर्टी डिस्कशन कर चुके हैं, वो तो आपको देख ही लेना है। और जो कि लाइव क्लासेस में भी आपका बच्चों कवर किया गया था प्रॉपर्टी, जो कि आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और वो टोटल 7 प्रॉपर्टी जो कि बोर्ड लेवल में बच्चों काम आता है। ऐसा नहीं है बोर्ड में, जेई में भी काम आता है, लेकिन कुछ एक प्रॉपर्टीज बच्चों काफी अच्छा प्रॉपर्टीज है जो कि अभी हम बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं, लाजवाब है। जो कि अगर जेई के पर्पज से देखो या बोर्ड एग्जाम में अगर आप ऑब्जेक्टिव के पर्पज से देखो, खटाक आप आंसर ला सकते हो। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन उसी में आपका ये 5 स्टार प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। और 5 स्टार प्रॉपर्टीज है। वो जो प्रॉपर्टीज था आपका नॉर्मल प्रॉपर्टीज था कि 2 रो को चेंज करना है, इस तरह से चेंज करना है, पूरा एलिमेंट 0 हो तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। लेकिन ये प्रॉपर्टीज से शानदार प्रॉपर्टीज है, बहुत लाजवाब प्रॉपर्टीज है। और ऐसा नहीं है ये बोर्ड में काम नहीं आएगा, बोर्ड में भी आपका काम आएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव पर्पज से आप बना सकते हो। लेकिन अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो फिर आपको टाइम लगेगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहला प्रॉपर्टी इसमें ऐसा करो ना, प्रॉपर्टीज नंबर 8 ही लिखते हैं, तो उसी का प्रॉपर्टीज आगे आपका कंटिन्यू बस 5 स्टार प्रॉपर्टीज है। इसमें जितना भी प्रॉपर्टीज डिस्कशन कर रहे हैं सब 5 स्टार है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 8 में बच्चों डिस्कशन करते हैं, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रोज या कॉलम्स, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इन एन एपी, मतलब एलिमेंट्स जो होगा, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ, या इस तरह से लिखो, इफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल रो, या उसे रोज लिख दिए हैं, मतलब क्लियर हो जाना चाहिए। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इन एपी, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। खटाक लिख देना है, बोर्ड एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव आता है, खटाक टिक मार के आ जाना 0, कि जब आपका ऑल रोज, या इस तरह से सोचो कि पूरा का पूरा रो या कॉलम वाइज क्या हो, एपी हो जाए एलिमेंट्स, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। इसको समझो, जैसे एग्जांपल लेते हैं, डेल्टा ए बी सी एक्स वाई जेड छोड़ दो, उतना दिमाग में लगाओ, जैसे 2 4 6 3 5 7 ये। अब यहां से बच्चों क्या करते हैं, हम बगल में लिख देते हैं कि इफ ए बी सी जो है आर इन एन एपी, क्योंकि अभी हम पढ़ाए थे कि एपी में होना चाहिए, देन लिखते हैं बच्चों, तब जाके अच्छा क्वेश्चन होगा। इफ ए बी सी आर इन एन एपी, मतलब अगर ए बी सी एपी में है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। और यहाँ पे जो हम लिखना, अगर थ्योरी लिखना है तो आप लिख दो, जैसे लिख दिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, मान लो ये। और मान लो कि ये भी एपी है, पहला कॉलम भी एपी है, दूसरा कॉलम भी एपी है, और तीसरा कॉलम भी एपी है, उसका वैल्यू क्या होगा, 0। या तो कॉलम वाइज एपी बन जाए या तो रो वाइज, किधरों से एपी बन जाए, लेकिन पूरा का पूरा रो और पूरा का पूरा कॉलम, या तो रो पूरा एपी बन जाए या तो पूरा कॉलम एपी बन जाए, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0। बड़ा अच्छा से समझाते हैं बच्चों कि इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इन एपी, या तो रो हो जाए पूरा का पूरा एपी, या पूरा का पूरा कॉलम। मान लिए यहाँ पे कि कॉलम वाइज क्या मान लिए, इसे है कि नहीं है, लेकिन मान लिए कॉलम वाइज एपी है, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। ठीक। अब यहाँ पे बोले हैं कि एबीसी अगर आपका एपी है तो देन डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताओ क्या होगा। अब इसको अच्छे से बताते हैं पहले क्या होता है एक्चुअली। इफ ए बी सी आर इन एन एपी, अगर एबीसी एपी में है तो एबीसी अगर एपी में है, बच्चों एपी का पूरा बेसिक रूल होता है 10th क्लास के भी सिलेबस में, 11th क्लास में तो फुल्ली पढ़ना ही प्रोग्रेशन, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि डिफरेंस बच्चों क्या होना चाहिए, सेम। तो B में से A घटा और C में से B घटा, और वो किसके बराबर होगा, D के बराबर, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज ए CD। बेसिक कि मतलब अगर कोई AP है तो उसका जो बच्चों डिफरेंस होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ से B में से हमको A घटाना है और C में से B घटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, R2 में से R1 घटा देते हैं, जिससे यहाँ बन जाएगा B माइनस A। फिर R2 में से R3 में से क्या करते हैं, R2 घटा देते हैं, जिससे बन जाएगा C माइनस B। और यहाँ से बच्चों डेल्टा हो जाएगा, ये तो चेंज नहीं होगा, इसको रहने दीजिए। और यहाँ हो जाएगा B माइनस A, क्योंकि R2 में से घटा है। फिर आप घटाए हैं 4 माइनस 2 और 5 माइनस 3। फिर यहाँ हो जाएगा बच्चों C माइनस B और 6 माइनस 4, और यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 5। और यहाँ से ढंग से देखो, ये A, ये 2, ये 3, और B में से A गया और C में से B गया, वो किसके बराबर आएगा, D के बराबर। और यहाँ जो है बच्चों 4 6 में से 4 गया 2, और यहाँ 2
और यहाँ भी 5 में से ये 2 और ये भी 2। अगर कोई बच्चा ध्यान से देख रहा है तो यहाँ हमको दिख रहा है बच्चों कि हम लोग जब ऑपरेशन किए हैं, अगर एपी है तो हम लोग सब्ट्रैक्शन किए क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि R2 जो है चेंज करने के बाद किसके बराबर आ गया, R3 के बराबर। यहाँ भी आपको D22 है और अगला में भी आपको D22 है, और अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम आपस में बराबर हो जाता है तो उसका वैल्यू बच्चों कितना हो जाता है, 0। लेकिन इसी को अगर आप सीधा दिमाग लगाते, अगर एपी में है, ध्यान से देखो, आपका एबीसी किसमें है, एपी में। सिर्फ एक रो या एक कॉलम एपी में नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम एपी में होना चाहिए। आपका एबीसी तो एपी में था ही था। अगर कोई बच्चा का दिमाग काम किया होगा, 2 4 6 भी खुद एपी में है और 3 5 7 भी किसमें है, एपी में। ध्यान से देखो, अगर इसको अल्टरनेट तुम करता तो डेल्टा बराबर क्या था, ए बी सी। लेकिन लफड़ा क्या है कि पूरा का पूरा रो और पूरा का पूरा कॉलम तुमको एपी में होना चाहिए। तो यहाँ से बच्चों ध्यान से देखो, आपका एबीसी किसमें है, एपी में। 2 4 6 किसमें है, एपी में। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ कितना का है, 2 का। क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, या तो रो वाइज बन जाए या तो कॉलम वाइज बन जाए। और यहाँ पे भी ये भी आपका एपी है और यहाँ भी कॉमन डिफरेंस कितना है, 2। और तीनों का तीनों कॉलम अगर आपका एपी में है तो आपको बोर्ड एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव आए बनाने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर 0। यहाँ तक कि जेईई एग्जाम में भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आते रहता है कि अगर एपी में है तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। लेकिन पूरा का पूरा रो और पूरा का पूरा कॉलम क्या होना चाहिए बच्चों, एपी में होना चाहिए, तो जाके डिटरमिनेंट का वैल्यू बच्चों क्या होगा, 0। इसको नोट करो, फिर आगे देखो एक एग्जांपल देते हैं तो जाके मजा आएगा। ये बढ़िया प्रॉपर्टी से बच्चों पढ़ा रहे हैं, जो कि उसी से रिलेटेड, वही 7th प्रॉपर्टी जो आपको 7 को प्रॉपर्टीज पढ़ा है उसी से काम करता है। क्यों, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के यहाँ पे देखो 2 रो बराबर आ गया, जो कि आपका चौथा प्रॉपर्टी में डिस्कशन किए हैं कि कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर बराबर हो जाए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। तो वही 7 प्रॉपर्टीज का यूज करके ये कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज बच्चों हम बता रहे हैं जो आपको काम आएगा अगर ये सब अगर आपको याद रहेगा। अब जैसे देखो क्वेश्चन आ जाए तो इसको बनाने का जरूरत क्यों नहीं है। जैसे डेल्टा बराबर दे दीजिए 1 3 5 4 7 10 और 5 10 15। अब इसको नहीं बनाना है, सोचना है, समझना है, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाए। देखो यहाँ दिख रहा है 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, ये भी एपी है जिसका कि कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का। फिर 4 7, 4 3 7, 7 3 10, ये भी एपी है लेकिन इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 3। फिर 5 10 15, 10 5 में 5 जोड़े 10, 10 में 5 जोड़े 15, ये भी एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 5। तो इस बार आपका कॉलम वाइज एपी नहीं बन रहा, आपका रो वाइज एपी बन रहा है। और अगर पूरा का पूरा कॉलम या पूरा का पूरा रो एपी हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, 0। खटाक बनाने का कोई जरूरत नहीं है। अगर इसी को कोई बच्चा सॉल्व करेगा, पूरा बेसिक तरीका से सॉल्व करेगा, तो क्या करते हैं, 1 में से 1 4 7 ये करके अगर सब्ट्रैक्शन करो, किधर से सब्ट्रैक्शन करो मैटर ये करता है। फिर सब्ट्रैक्शन करो तो देखो इस बार कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन करो, कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा दो और कॉलम 2 में से कॉलम 3। यहाँ पे बच्चा कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटाएगा और कॉलम 3 में से कॉलम 2, बात बराबर है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 1 में से 3 गया -2, 4 में से 7 गया -3, बस माइनस का फर्क पड़ेगा। 5 में से 10 गया -5, फिर 3 में से 5 गया -2, 7 में से 10 गया -3, यहाँ कितना हो गया -5, और 5 10 15 छोड़ दो। अब यहाँ से आप ध्यान करके देखो अगर, तो देखो ये दोनों आपका बराबर आ रहा है और बराबर है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होगा। और अगर कोई बच्चा को दिमाग लगाना है कि सर बराबर होने पे डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 क्यों होगा, तो आप फिर से कॉलम में से इसको में से घटाओ। अगर कोई बच्चा को और आगे कंसेप्ट लगाना है, लेकिन इसलिए प्रॉपर्टीज आप कॉलम 1 में से फिर कॉलम 2 घटाओ तो हर एक जगह क्या बन जाएगा, 0। और अगर पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम अगर 0 हो गया तो डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इसको याद रखना है कि अगर एपी में हो जाए तो बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब थोड़ा सा इसको और अलग करके कुछ हट के बताने का बच्चों कोशिश करते हैं। वो जो एबीसी करके क्वेश्चंस दिए थे उसको थोड़ा और कुछ अलग तरीके से बनाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं मजा आता है या नहीं आता है। क्योंकि जेईई का जब बच्चों क्वेश्चन प्रीवियस से डिस्कशन किए हुए हैं, लेक्चर अपलोड किया हुआ है, उसको देखोगे जिसमें हम प्रॉपर्टीज वो वाला बहुत लगाते हैं। क्या प्रॉपर्टीज लगाते हैं, जैसे यही क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन था बच्चों कि एबीसी किस में था, एपी में। तो एबीसी अगर एपी में था तो एक चीज हम हमेशा यूज करते हैं, मिडिल का डबल आजू बाजू का सम होता है। तो जैसे इस तरह से करोगे तो बी में से ए जाएगा और सी में से बी जाएगा, और उस -b को अगर आप इधर लाओगे तो +b हो जाएगा, और यहाँ से बच्चों हो जाएगा 2b = a + c। तो इसको याद रखोगे तो बहुत फायदा होगा कि मिडिल का डबल आजू बाजू का सब।
लेकिन ये प्रॉपर्टीज हम लोग पूरा याद कर लेंगे माथा में कि अगर एपी में हुआ तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों डायरेक्ट जीरो बोल देना है, कुछ भी सोचना समझना नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचोगे समझोगे फिर आपका टाइम वेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव अगर है और सब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव भी आपको बनाने सिखा दिए, अगर सब्जेक्टिव रहेगा तो सर कैसे बनाना है, तो सब्जेक्टिव है तो आप इस तरह से सॉल्व करो, सब्ट्रैक्शन करके। और वो सब्ट्रैक्शन वाला प्रॉपर्टी बच्चों बड़ा लाजवाब काम करता है, बहुत अच्छा सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी जो है काम करता है। तो सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज करोगे तो अपने क्लियर हो गया था क्या हो रहा है। अब यहाँ से बच्चों वही सेम क्वेश्चन को डेल्टा को पकड़ रहे हैं, ये ए बी सी 2 4 6 और 3 5 7। अब देखो मेरे दिमाग में क्या आया, 2 और 6 को अगर ऐड करेगा तो 2 और 6 को ऐड करने से क्या आएगा 8, और 3 और 7 को ऐड करेगा तो क्या आएगा 10। अब देखो ध्यान से, और फिर क्या पढ़े, ए बी सी अगर एपी में है तो मिडिल का डबल होता है और अगल बगल का सम होता है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, अगर ध्यान से देखेगा तो a प्लस सी में से अगर 2b जाएगा तो 0 हो जाएगा, मतलब a और c को जोड़ दो और 2b को घटा दो, आंसर 0 हो जाएगा, क्योंकि a प्लस सी किसके बराबर है 2b के बराबर। तो a और c को जोड़ना है तो क्या करते हैं, R1 में R1 और R2 को जोड़ देते हैं, और यहाँ हमको 2b घटाना है तो R3 को जोड़ते हैं, R1 और R3, और R2 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। और जैसे ऐसा करेगा a और c जुड़ेगा, और R2 को तुम 2 से मल्टीप्लाई किया और 2b जब सब्ट्रैक्ट करेगा यहाँ 0, 6 और 2 को जोड़ेगा 8 होगा, और इसको मल्टीप्लाई करेगा 2 से घटाएगा तो यहाँ भी 0, और 7 और 3 10 होगा और यहाँ भी 0, और पूरा का पूरा अगर 0 हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 0। क्लियर। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। ये प्रॉपर्टी जब क्लियर हो गया तो पूरा का पूरा रो या कॉलम, या तो पूरा का पूरा रो एपी हो जाए या पूरा का पूरा कॉलम एपी हो जाए, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों 0 होता है। एक बोर्ड में बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है और जेई का ही पूछा हुआ क्वेश्चन से रिपीट कर देता है, इफ ए बी सी आर इन ए जी पी। बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, जेई का पूछा हुआ। अब तो जेई वाले अभी भी क्वेश्चन पूछता है लेकिन थोड़ा चेंज करके पूछता है, लेकिन बोर्ड वाला अभी भी डिट्टो वही छाप देता है, ए बी सी जीपी में है, देन बोलता है इसका वैल्यू क्या होगा, लॉग ए लॉग बी लॉग सी 2 5 8 3 5 7। अब इस क्वेश्चंस को अगर कोई बच्चा बनाने लगता है बहुत टाइम लगता है, तो पहले तो हम याद करवा देते हैं और प्रूफ भी कर देते हैं ऐसा क्या होता है। अगर ए बी सी अगर जीपी में है तो अगर कोई भी चीज जीपी में रहता है तो उसमें लॉग लीजिएगा तो वो एपी बन जाता है, वो हम प्रूफ कर देते हैं। और अगर ये देखो यहाँ से प्रूफ करते हैं, पहले ए बी सी आपका किसमें है जीपी में। अगर ए बी सी आपका अगर जीपी में है तो एपी क्या बोलता है कि डिफरेंस बराबर होना चाहिए, और जीपी क्या बोलता है रेशियो बराबर होना चाहिए। तो चलो रेशियो बराबर कर दो, तो बी को किससे भागा दो ए से, और सी को किससे भागा दो बी से। और यहाँ एक चीज क्लियर किया हुआ रहेगा बोर्ड एग्जाम में भी, कहीं भी जेई एग्जाम में, कि आपका ए बी सी जो है बिलोंग्स टू आर पॉजिटिव, नहीं तो फिर ये लॉग डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि हमेशा जेई एग्जाम में लिख देता है कि ए बी सी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉग जो है अपने अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेता है, निगेटिव लेता ही नहीं। अब देखो बच्चों कि अगर ये ए बी सी है तो बी बाय ए सी बाय बी, और यहाँ से बच्चों दिमाग लगाने वाली बात है कि बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा ए सी, और अब टेकिंग क्या करो लॉग ले लो, दोनों तरफ आप लॉग ले लो, बेस जो भी रखने दो, मैथ्स में तो बेस ही चलता है, लॉग ले लो। और जैसे आप लॉग लोगे, लॉग का प्रॉपर्टीज होता है बच्चों कि पावर आपका कहाँ आ जाएगा आगे, और इनटू से बच्चों क्या हो जाएगा, ये इनटू से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और मिडिल का देखो ये पावर आगे आ गया इनटू से प्लस। अब इसको अगर आप ढंग से देखोगे तो क्या हो गया, ये मिडिल का डबल और आजू बाजू का सम, मिडिल का डबल आजू बाजू का सम, तो देयरफॉर यहाँ से बच्चों क्या हो गया लॉग ए लॉग बी और लॉग सी, ये किसमें हो गया एपी में। तो देखो ये एपी में है, क्या ये एपी में है, ये भी एपी में है, क्यों, क्योंकि 2 में कितना जुड़ा है 3, 5 में कितना जुड़ा है 3, क्या ये एपी नहीं है, ये भी एपी है, कितना से जुड़ा है +2, तो कॉलम वाइज एपी है, तो इस डेल्टा का वैल्यू बच्चों कितना होगा 0, बनाने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये भी याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम समय कभी घुमा देगा कि अगर एबीसी जीपी में है, और जेई समय तो आता ही आता है, अगर एबीसी जीपी में है तो लॉग लेने से बच्चों वो क्या बन जाता है एपी बन जाता है। तो एपी जैसे आया डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। और ऐसा नहीं है जाके प्रीवियस ईयर का सॉल्यूशन जो बच्चों डिटर्मिनेंट का डाला वो अपलोड किया वो आप उसको देखना, इस टाइप का क्वेश्चन लॉग वाला काफी आया है, और आंसर हम लोग खटाक बोल देते हैं कि 0 ही होगा। अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ये आपका एपी वाला प्रॉपर्टीज डिस्कशन कर दिए कि अगर एपी में हुआ
तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बच्चों सीधा आंख बंद करके क्या बोल देना, 0। और आप चेक कर लो एपी बन रहा है, जैसे अब ये चेक करने आना चाहिए कि 2, 5, 8 आपका एपी है। अब ये चेक नहीं करने आता तो फिर आंसर कैसे मारोगे, 0 है। और ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में जब बिहार बोर्ड वाले में ऑब्जेक्टिव आता है तो ज्यादातर डिटर्मिनेंट का आंसर तो 0 ही होता है बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में, टेंशन लेना ही नहीं है। और लेकिन वही चेक करके कभी कभी गलती भी कर देता है, थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा देता है, बच्चा लोग हड़बड़ा के आंसर 0 मार देता है। कभी कभी ये भी हुआ है, कुछ ना कुछ चेंज कर देता है और बच्चा लोग सोचता है आंसर 0 ही होगा। तो ये बच्चों आपका प्रॉपर्टीज हो गया। अब अगला प्रॉपर्टीज आता है बच्चों, प्रॉपर्टी 7 के बाद 8 आया था बच्चों, फिर 9 आया। अब ये क्या बोलता है कि अगर ओड स्क्यू सिमेट्रिक, अगर कोई ओड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होगा। ये भी लाजवाब 5 स्टार प्रॉपर्टीज है, प्रूव भी करने दीजिए। दी वैल्यू ऑफ ओड ऑर्डर, दी वैल्यू ऑफ ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक या असिमेट्रिक डिटर्मिनेंट ऑलवेज बी 0। मतलब अगर ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक है, मतलब स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, अगर मैट्रिक्स पढ़े हुए हो, अगर ट्रांसपोज करने से माइनस के बराबर आ जाता तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा 0 होता। कब, ओड स्क्यू सिमेट्रिक होना चाहिए। ओड ऑर्डर मतलब ऑर्डर क्या सब होना चाहिए, 3/3, 1/1 भी ले सकते हो, एक एलिमेंट 5/5, 7/7, इस तरह का ओड ऑर्डर, यही चीज लिखे हैं ओड ऑर्डर। इवन ऑर्डर का फिर बाद में लिखेंगे कि ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। अगर ओड ऑर्डर होगा वो हम प्रूफ करके क्लियर करते हैं। 1/1 लेने का तो कोई मतलब नहीं है, 0 लेना पड़ेगा, तो 0 का डिटर्मिनेंट तो 0 ही होगा। अब एग्जाम्पल देखो, डेल्टा बराबर हम ले रहे हैं 0 -a प्लस यहाँ पे -b, यहाँ a, यहाँ b, यहाँ 0, यहाँ -c, यहाँ c और यहाँ 0। अब इतना कुछ नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि आप जाके मैट्रिक्स का लेक्चर देखो, प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा चीज़ और क्लास के नोट में हम क्लियर किए हुए हैं। क्लास में जब क्लास ले रहे थे बच्चों ऑफलाइन, तो उसमें क्लियर किए थे कि आपको स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का डायगोनल हमेशा 0 होना चाहिए। ये चीज़ प्रूफ भी करके दिखा दिए थे। स्क्यू सिमेट्रिक का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलो, अभी डिटर्मिनेंट आ गया, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 होना चाहिए। और इसको बिना एक्सपांड किए हम प्रूफ करेंगे। कुछ बच्चा इसको एक्सपांड करके प्रूफ करेगा कि डेल्टा 0 होगा, हम बिना एक्सपांड किए करेंगे। और एक्सपांड करने में सबसे पहला प्रॉपर्टी कि RI को किसमें चेंज कर दो, CI में, मतलब R1 को कॉलम 1, दैट इज ए ट्रांसपोज। सीधा बोलो ना, क्या कर रहे हैं, दैट इज ए ट्रांसपोज। अगर हम कोई सबसे पहला प्रॉपर्टीज बोले थे कि अगर कोई मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट, अगर उसको आप पूरा का पूरा रो को अगर कॉलम में इंटरचेंज कर देते हो, दैट इज ए ट्रांसपोज, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग RI को CI में चेंज करते हैं, तो ये 0A कहाँ आ जाएगा, 0 -A -B यहाँ आ जाएगा, फिर A 0 -C यहाँ आ जाएगा और B C 0 यहाँ आ जाएगा। अब ध्यान से देखने वाली बात है, और ये सबसे पहला प्रॉपर्टीज का अगर यूज कहीं होता है तो यहीं यूज होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टीज का यूज हम यही करते हैं। और ये आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी दिया हुआ है कि बिना एक्सपांड किए प्रूव करो कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। तो हम लोग क्या किए, 0 -A -B को पहला रो को पहला कॉलम में ट्रांसपोज कर दिए, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल करते जा रहे हैं, A 0 -C यहाँ और यहाँ। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या लफड़ा हुआ और डिटर्मिनेंट में क्या लफड़ा होता है और मैट्रिक्स में क्या होता है, वो भी आपको बताए हुए प्रॉपर्टी देख सकते हो ढंग से कि मैट्रिक्स में क्या होता था, ईच एंड एवरी एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाता था, लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है, R1 से कॉमन आएगा, R2 से और R3 से। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये डेल्टा आपको थोड़ा ढंग का नहीं दिख रहा है, यहाँ माइनस है -B और यहाँ A आ गया, यहाँ A। तो क्या करो, R1 को आप -1 से भागा दो, फिर इसी तरह से R2 को -2 से भागा दो, -1 से भागा दो, और R3 को भी किससे भागा दो, -1। अब कुछ बच्चा बोल रहा है सर -1 से आप भागा दे रहे हो, और बहुत बच्चा को थोड़ा सा बोर्ड लेवल में समझ नहीं आता, सोचता है -1 कॉमन ले रहे हैं, तो भागा दोगे तब ना माइनस कॉमन आएगा। तो यहाँ से माइनस कॉमन लो, तो यहाँ से अगर माइनस कॉमन लोगे तो एक माइनस आएगा। फिर अगला, अच्छा अभी तो -3 तो कॉमन लेना, हर एक जगह से माइनस लेना है। फिर यहाँ से माइनस लो, यहाँ से माइनस। माइनस का मतलब डिटर्मिनेंट में क्या होता है, हर एक रो और हर एक कॉलम से कॉमन आता है, तो आपका यहाँ भी -1 आएगा और यहाँ भी -1। अब जब माइनस कॉमन लोगे R1 से, तो 0 में तो माइनस प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये माइनस कॉमन लिए है तो ये A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, तो वो दोनों निगेटिव बन जाएगा।
फिर अगले वाले से माइनस R2 से माइनस कॉमन लिए तो रो वाइज भी ले सकता, कॉलम वाइज भी ले सकता। तो यहाँ से माइनस लोगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा और जीरो को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये सी जो है पॉजिटिव आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और ये माइनस बी है, माइनस की माइनस कॉमन लिए तो ये बी और ये सी और ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये आपका क्वेश्चन चेंज कर दिए माइनस। अच्छा 3 माइनस कॉमन आया है और ओड ऑर्डर है, अगर 5x5 ऑर्डर रहता है, इसको सोचना समझना ढंग से, अगर 5x5 ऑर्डर का रहता, अगर आप रो को कॉलम में चेंज करते तब आपका कितना माइनस कॉमन आता, 5 माइनस, और 3 माइनस मल्टीप्लाई होके वो भी माइनस होता है, और 5 माइनस भी मल्टीप्लाई होके क्या होता है, माइनस। तो ये तीनों मिलके माइनस। और अगर ये ढंग से देखोगे तो इसको जब हम लोग माइनस कॉमन लिए तो ये ऊपर वाला जैसा दिखने लगा, डेल्टा के जैसा, तो डेल्टा। अब इसको दिमाग से समझो कि कोई डेल्टा है और कोई माइनस डेल्टा, और कोई भी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों बराबर बोल रहा है, बोलता है हम ये पॉजिटिव और ये बोलता है निगेटिव, और दोनों बोलता है हम आपस में बराबर है। जीरो ही एक ऐसा नंबर मार्केट में है जो कि हमेशा प्लस में और माइनस में बराबर होता है, क्योंकि जीरो आपका बिचौलिया नंबर है, ना तो पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। अब वो माइनस डेल्टा को आप किधर लेते आओ, इधर लेते आओ, बराबर जीरो, और यहाँ से हो जाएगा 2 डेल्टा बराबर जीरो। तो देयरफॉर डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि 2 तो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, तो डेल्टा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। तो ये बिना एक्सपांड किए हम प्रूव कर दिए कि ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होता है वो हमेशा जीरो होता है। 5x5 का भी रहता, अगर आप पूरा का पूरा रो को कॉलम में चेंज करते, दैट इज ए ट्रांसपोज, कोई चेंजिंग नहीं होता डिटरमिनेंट में, तो हम लोग पूरा का पूरा रो को कॉलम में चेंज करते। अगर 5 ऑर्डर का रहता डिटरमिनेंट तो हम लोग को 5 माइनस कॉमन आता, और 5 माइनस कॉमन आता, 4 माइनस तो एक दूसरे को खत्म करता, 2 माइनस प्लस हो जाता, 1 माइनस आपका बच जाता। 7 ऑर्डर का भी लेते तो आपको 7 माइनस कॉमन आता, इसलिए हम लिखा है प्रॉपर्टीज ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है बच्चों, जीरो, याद रखना है। और यहाँ से हम एक एग्जांपल ले लिए ढंग से, अगर किसी को लगता है ओड ऑर्डर स्क्यू नहीं आता है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस भी, यहाँ प्लस भी, यहाँ माइनस सी, यहाँ प्लस सी, तो ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट में, और रो को क्या कन्वर्ट कर दिए कॉलम में, और फिर सब जगह से माइनस, R1 से माइनस, R2 से माइनस, R3 से माइनस लिए, और यहाँ से बच्चों ये हो गया। या ऐसा समझो माइनस से भागा दिए हैं तो बाहर गुना बैलेंस करने के लिए कर दिए हैं, और यहाँ से डेल्टा का वैल्यू जीरो आ गया। अब देखो एक लाजवाब एग्जांपल जो है आपको पूछता है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन डेल्टा बराबर, ऐसा करते हैं, इधर लिखते हैं, वहां स्पेस का कमी है। अगर a प्लस बी, इसको नोट कर लो, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बच्चों कितना है, पाई, पाई है, पाई दे रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बच्चों कितना है, पाई। देन आपको हम डेल्टा देते हैं डिटरमिनेंट, देन डेल्टा जो है बच्चों क्या दे रहे हैं हम, साइन a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बच्चों देते हैं साइन a, और यहाँ देते हैं साइन c, और यहाँ बच्चों देते हैं, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ साइन b प्लस सी, और यहाँ जीरो, यहाँ बच्चों cos a, और यहाँ cos ऑफ b प्लस सी, और यहाँ अच्छा यहाँ cos ऑफ b प्लस सी नहीं देना है, यहाँ साइन लिखते हैं बच्चों, ऐसे क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, माइनस साइन a प्लस बी, और यहाँ बच्चों माइनस cos ऑफ b प्लस सी, और यहाँ बच्चों tan a प्लस b प्लस सी। अगर ऐसा है, अगर a प्लस बी प्लस सी अगर आपका पाई के बराबर है, देन इस डेल्टा का वैल्यू किसके बराबर होगा। अब इसको पहले इस क्वेश्चन के बच्चों पीछे पढ़ते हैं, यहाँ माइनस नहीं यहाँ प्लस ही होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है, पाई के बराबर। अब यहाँ से क्या करो, a प्लस बी प्लस सी की जगह आप पाई रख दो, खटाक, चलो ठीक है रख देते हैं। तो यहाँ पाई रख दो, जहां जहां सिंगल एंगल है उसको कुछ मत करो, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा दिख रहा है, रहने दो। यहाँ जीरो और यहाँ कॉस है, ये भी अकेला 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 एंगल को कुछ मत करो। और a प्लस बी प्लस सी जितना है उसके जगह आप क्या रख दो, पाई रख दो, रख दिया। फिर अगला क्या करो, जहां जहां डबल एंगल है उसको थोड़ा सा चेंज करो। तो अगर a b प्लस सी, तो अगर a प्लस बी प्लस सी अगर पाई दिया हुआ है तो b प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस ए। और ये a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस सी। और ये जो है बच्चों cos b प्लस सी, तो b प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, पाई माइनस ए और पाई माइनस ए। अब देखो हर एक जगह पाई आ रहा है, तो यहाँ जीरो और यहाँ पाई, अब माइनस हो रहा है, तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड। पाई में अगर माइनस करते हैं पीछे जाते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। और साइन पाई मतलब 180 डिग्री, पाई का मतलब जिसको नहीं आता है बच्चों 180 डिग्री, और 180 डिग्री का वैल्यू जीरो। और ये जो सिंगल एंगल है उसको हम लोग पहले ही छोड़ के रखे हुए थे बच्चों,
और यहाँ 0 और यहाँ cos A और यहाँ tan पाई का जो साइन का वैल्यू होता है वही cos का होता है। साइन 0 जहाँ बनता है, साइन 180 0, तो tan भी पाई 0 होता है। और देखो पाई माइनस है, ये तो आपका साइन ए हो जाएगा। और फिर अगला देखो पाई माइनस सी, साइन तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा लेकिन इसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, लेकिन कॉस पाई माइनस थीटा वो सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा। अगर आप ढंग से देखोगे यहाँ माइनस साइन ए है तो यहाँ प्लस साइन ए है, यहाँ पे माइनस साइन सी है प्लस साइन, तो यहाँ माइनस, और यहाँ पे बच्चों कॉस है माइनस तो वहाँ प्लस। ये आपका ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक है, ओड स्क्यू सिमेट्रिक, ओड ऑर्डर बच्चों लिख सकते हो स्क्यू सिमेट्रिक। इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, अगर किसी को एक्सपांड भी करना था एक्सपांड करो, इसका आंसर 0 आएगा, जो कि जेईई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इसको आपको याद रखना है कि ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है और बच्चा क्या करता है, बनाने लगता है। बनाओगे तो फिर पता चला बनाते ही रह जाओगे, बहुत टाइम लगेगा बच्चों। और इसको दिमाग से बनाए तो ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। अब आता है इवन ऑर्डर। तो इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका बच्चों? इवन ऑर्डर का। ओड ऑर्डर का तो 0 बिना एक्सपांड किए हम बता दिए हैं। इसको एक्सपांड भी करोगे तो भी आंसर 0 होगा, वो आप ट्राई कर लो अपने से, एक्सपांड करके देखो कि 0 आता है या नहीं आता। लेकिन आपका बोर्ड एग्जाम में जो है कभी कभी पूछता है कि बिना एक्सपांड किए हमको बताओ कि 0 आएगा, बिना एक्सपांड किए प्रूव करने बोलता है 0। अब आता है इवन ऑर्डर। इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट जो होता है बच्चों वो ऑलवेज परफेक्ट स्क्वायर होता है। वो भी आप नोट करके लिख लो कि सेकेंड नंबर में इसी का सेकेंड लिख लो। इवन ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? ओड ऑर्डर तो 0 होता है। इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट हैज वैल्यू 0। मतलब अगर इवन ऑर्डर है उसका स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 0। उसका हमेशा 0 होगा। लेकिन कौन सा ऑर्डर होना चाहिए? 2/2। फिर अगला क्या होना चाहिए? 4/4 डैश डैश। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग 2/2 लेते हैं। जैसे डेल्टा बराबर 0 ए, डायगोनल तो हमेशा 0 होना चाहिए। और ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है, दोनों स्क्यू के लिए, सिमेट्रिक के लिए नहीं पढ़ा रहे, स्क्यू के लिए। तो ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है और इवन ऑर्डर का हमेशा वैल्यू 0 नहीं, परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी मिस्टेक हो गया बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट हैज वैल्यू इन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में ही होगा। मतलब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जैसे 25 आएगा, 36 आएगा, इस तरह से आएगा जिसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब जैसे देखो 0a माइनस a, इसको सॉल्व करोगे माइनस, फिर माइनस a स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। कोई भी एग्जांपल आप ले लो, जैसे आप डेल्टा बराबर जैसे ले लोगे 0 2 -2 0, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0 और माइनस माइनस 4 क्या हो गया? +4। क्या +4 को नहीं लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर? कोई बच्चा बोलेगा सर डेल्टा बराबर हम लोग लेते हैं 0, यहाँ 5, यहाँ -5, या यहाँ माइनस कर दो यहाँ प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक जगह माइनस एक जगह प्लस। क्योंकि स्क्यू का कंडीशन होता है बच्चों AIJ जो होता है और AJI दोनों में रिश्ता होता है किसका? माइनस का। मतलब AJI इज इक्वल टू माइनस AIJ। और इसको सॉल्व करोगे बच्चों, डायगोनल 0 होना चाहिए, तो 0 - 25 तो कितना हो जाएगा? +25। और +25 को क्या लिख देंगे? 5 का स्क्वायर। तो उसको याद रखिएगा कि ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू बच्चों हमेशा 0 होता है और इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट का वैल्यू जो होता है बच्चों वो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर में आता है बच्चों। तो ये आपका बच्चों 2 प्रॉपर्टी डिस्कशन किए जो कि 5 स्टार प्रॉपर्टीज था। पहला कि अगर AP हो तो डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है, और दूसरा प्रॉपर्टीज कि अगर ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक हो बिना एक्सपांड के हम प्रूव किए 0 होता है, और अगर इवन ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक हो 2/2 4/4, 4/4 का एक एग्जांपल लेकर प्रूव कर लेना और उसका वैल्यू हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही आएगा। तो ये था बच्चों ये लेक्चर आपका। थैंक यू बच्चों। और आगे और डिस्कशन करेंगे, और भी प्रॉपर्टी से शानदार डिस्कशन हम करेंगे बच्चों। थैंक यू।